नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के उन खजानों की, मतलब वो जगहें जो इतनी खास हैं कि यूनेस्को ने उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। और पता है, ये सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक सवाल से। सोचिए मिस्र में कोई मंदिर डूब रहा हो, उसका हमारे भारत के खजानों से क्या लेना देना हो सकता है। सुनने में तो एकदम अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, दूर देश में हुई यही एक घटना थी जिसने पूरी दुनिया की धरोहरों को बचाने की एक तरह से आग लगा दी। अब ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। उस मोड़ पर जब पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या एक शानदार अजूबे को हमेशा के लिए खो जाने दिया जाए, या फिर सब मिलकर कुछ ऐसा करें जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो जरा सोचिए, साल है 1960s का। मिस्र में एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है, मतलब तरक्की हो रही है, लेकिन इस तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत थी। हजारों साल पुराना अबू सिम्बल मंदिर, वो इस डैम के पानी में डूबने वाला था, हमेशा के लिए। पूरी दुनिया की सांसें अटक गई थी। भाई, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये तो इतिहास का एक पूरा का पूरा पन्ना था जो बस मिटने ही वाला था। और तभी यूनेस्को ने एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने एक ऐसा रेस्क्यू मिशन चलाया जो शायद इतिहास के सबसे बड़े मिशनों में से एक था। और क्या कमाल की कामयाबी मिली। जरा सोचकर देखिए कि यह कितना मुश्किल रहा होगा। दुनिया भर से आए इंजीनियर्स ने पूरे के पूरे मंदिर को पत्थर दर पत्थर, एक एक पत्थर को काटा, उसे एक ऊंची और सेफ जगह पर ले गए, और फिर एक बहुत बड़ी पजल की तरह उसे दोबारा जोड़ दिया। कमाल है ना? अबू सिम्बल का ये जो बचाव हुआ ना, इसने दुनिया की सोच ही बदल दी। ये पहली बार था जब सबने मिलके ये माना कि अरे, कुछ जगह इतनी इतनी जरूरी होती हैं कि वो किसी एक देश की जागीर नहीं है, वो तो हम सबकी कहानी का हिस्सा है, पूरी इंसानियत की एक साझी विरासत। तो ये जो नई सोच आई थी, इसे अब एक पक्का रूप देना था। देखिए, यूनेस्को तो 1945 में बन गया था, फिर 60s में अबू सिम्बल वाला मिशन हुआ, और फिर 1972 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अपनाया गया। मतलब अब इन कीमती जगहों को बचाने के लिए एक ग्लोबल पक्का पक्का सिस्टम बन गया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है? यूनेस्को कहता है कि ये कोई ऐसी जगह है, चाहे वो इंसानों ने बनाई हो या फिर कुदरत का कोई करिश्मा हो, जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि वो किसी देश की सरहद में नहीं बन सकती। वो पूरी मानवता की, हम सबकी धरोहर है। अच्छा, अब आते हैं अपने देश पर, भारत पर। तो पूरी दुनिया के इन खजानों में से हमारे पास कितने हैं, गेस करिए। हमारे पास हैं पूरे 43 और इस नंबर के साथ हम दुनिया में छठे नंबर पर आते हैं। ये दिखाता है कि हमारा इतिहास और हमारी कुदरत कितनी अमीर है। अब ये जो 43 साइट्स हैं, ये सब एक जैसी नहीं है। इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे ज्यादा, मतलब 35 हैं कल्चरल साइट्स, 7 हैं नेचुरल यानी कुदरती अजूबे, और एक है मिक्स साइट, जिसमें इंसान और कुदरत दोनों का कमाल देखने को मिलता है। और आसान भाषा में समझें तो कल्चरल साइट्स मतलब वो जगह हैं जो इंसानों ने बनाई हैं, शानदार किले, मंदिर, गुफाएं। और नेचुरल साइट्स मतलब वो जगह हैं जो कुदरत ने बनाई हैं, जैसे खूबसूरत नेशनल पार्क, पहाड़, जंगल। एक तरह से एक है इंसानी कला और दूसरी है कुदरत की कला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के कल्चरल वंडर्स की, उन जगहों की जो हमारी हजारों साल पुरानी कहानी सुनाती हैं। और जब भी भारत की धरोहर की बात होती है तो सबसे पहला नाम क्या आता है? ताजमहल। बिल्कुल, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। लेकिन ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये प्यार की निशानी है, मुगल आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। सफ़ेद संगमरमर से बना ये अजूबा दिन के अलग अलग पहर में अपना रंग बदलता है। सच में कमाल है। तो भारत की जो कल्चरल साइट्स है ना, उनके दिल में आपको हमेशा 3 चीजें मिलेंगी: इतिहास, कला और आध्यात्मिकता। इन सब का एक खूबसूरत संगम। जैसे महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा की गुफाओं को ले लीजिए। दोनों ही कमाल हैं, पर दोनों बहुत अलग हैं। अजंता की गुफाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, और वहां की पेंटिंग्स क्या कहने, हजारों साल बाद भी जैसे जिंदा लगती हैं। और फिर पास में ही है एलोरा, वो एक अलग ही कहानी है। वहां की 34 गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं, और उसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की कला एक साथ देखने को मिलती है। ये दिखाता है कि भारत में हमेशा से कैसी धार्मिक एकता रही है।
और लिस्ट तो बहुत बहुत लंबी है। राजस्थान के वो बड़े बड़े पहाड़ी किले हों या गुजरात की रानी की वाव, जो जमीन के अंदर बना एक पूरा महल जैसा कुआं है, हर एक साइट हमारी सभ्यता की एक नई कहानी, एक नया चैप्टर खोलती है। लेकिन भारत की विरासत सिर्फ इमारतों और किलों तक ही नहीं है। चलिए अब इन इंसानी अजूबों से निकलकर कुदरत के बनाए हुए मास्टरपीस देखते हैं, जिन्हें यूनेस्को ने पहचाना है। ये है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। बस कल्पना करके देखिए, पहाड़ों के बीच एक ऐसी घाटी जो हर तरफ से रंग बिरंगे फूलों से ढकी हो। ये एक जीती जागती पेंटिंग जैसी लगती है, जो हिमालय की गोद में बसी है और हर मौसम में नए रंग दिखाती है। और देखिए, ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये बहुत जरूरी भी है। ये कई जानवरों का घर है, उनका सेफ जोन है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे रेयर और खतरे में पड़े जानवर रहते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड, एक सींग वाला गैंडा और गोल्डन लंगूर। इन जानवरों का भविष्य इन्हीं सुरक्षित जगहों पर टिका है। असल में वेस्टर्न घाट जैसी कुछ जगहों को तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ पर पेड़ पौधों और जानवरों की इतनी सारी अनोखी प्रजातियां हैं जो दुनिया में और कहीं मिलती ही नहीं। तो इनको बचाना सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग सिर्फ एक टाइटल है, एक सम्मान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ असली फायदे और कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। इस टैग के साथ कुछ बहुत ही काम के फायदे जुड़े हैं। नंबर 1, वो जगह पूरी दुनिया की नज़रों में आ जाती है। टूरिज्म बढ़ता है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। नंबर 2, उसे बचाने और संभालने के लिए फंड्स मिलने लगते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, इसे एक तरह की कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। मतलब कि अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो तो इन जगहों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और आखिर में ये सब कुछ यूनेस्को के मेन मकसद से ही जुड़ा है। उनका मिशन क्या है? यही कि ऐसी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को पहचानना, बचाना और संभालना जो पूरी मानवता के लिए बेहद कीमती हो। तो देखिए, ये जगहें सिर्फ पत्थर या पुरानी इमारतें नहीं हैं, ये वो धागे हैं जो हमें हमारे इतिहास से, हमारी साझी पहचान से जोड़ते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान क्या कुछ कमाल का बना सकते हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम इसे बचा कर रखें। अब सवाल ये है कि इस विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम में से हर एक की क्या भूमिका होगी।